Hello everyone, how are you? Welcome to ज्ञान अचीवर्स. आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू. और आज मैं अपनी सेकंड क्लास लेके आई हूँ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की. तो उसके अंदर हम पहले पूरे का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसका एक छोटा सा शॉर्ट में ओवरव्यू ले रही हूँ और उसके बाद मैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी. इसके अंदर हम बहुत शॉर्ट में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का ओवरव्यू लेंगे और फिर डीपली वन बाय वन मैं हर वीडियो के अंदर हर क्लास में आपको पूरा डीपली हर कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करवा दूंगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. तो इसके अंदर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि हमारा मास्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फाइनेंशियल एसेट्स में हम प्राइमरी या सेकेंडरी एसेट्स ले सकते हैं. प्राइमरी को हम डायरेक्ट और सेकेंडरी को इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं. तो ये था हमारा फाइनेंशियल एसेट्स. एसेट्स के बाद आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट. मार्केट के अंदर हम शॉर्ट लेवल पे मनी मार्केट की बात करते हैं, लार्ज लेवल पे कैपिटल मार्केट की बात करते हैं. नेक्स्ट वन है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशन, जिसके अंदर 2 टाइप से सब डिवाइड कर दिया है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड. फिर ऑर्गेनाइज्ड को फिर हमने सब डिवाइड किया किसके अंदर, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. बच्चे जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हम वन बाय वन जो भी हैं आपके वो सारे के सारे क्लियर करेंगे. ये है पूरे का पूरा हमारा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कि कहाँ से हमें फाइनेंस मिल सकता है. बट अब मैं फाइनेंशियल सिस्टम की बात ना करके, क्योंकि मैं आपको बैंकिंग की क्लासेस करवा रही हूँ, इसलिए हम यहाँ पे इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है कमर्शियल बैंक, सेकंड वन रीजनल रूरल बैंक एंड थर्ड वन इज कोऑपरेटिव बैंक. कमर्शियल बैंक्स को आगे 2 टाइप से डिवाइड किया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स बैंक. नेक्स्ट वन है पब्लिक सेक्टर को फिर डिवाइड कर दिया स्टेट बैंक्स के अंदर, स्टेट बैंक ग्रुप और अदर नेशनलाइज्ड बैंक्स के अंदर. नेक्स्ट वन फिर स्टेट बैंक को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसोसिएट बैंक्स में डिवाइड कर दिया. तो इस तरह से हुआ. सेकेंड वन फिर प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनको हमने इंडिगो बैंक और फॉरेन बैंक में लेके चले. नेक्स्ट वन कोऑपरेटिव बैंक को स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज. इस तरह से हमने ये पूरे का पूरा सब डिवाइडेशन कर लिया है. अब मैं आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो फर्स्ट वन हमारा आ रहा है कमर्शियल बैंक, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. अब कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम पब्लिक और उनको आगे लैंड कर देते हैं मेनली फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए और शॉर्ट पीरियड के लिए ये करते हैं. तो कमर्शियल बैंक्स का बस इतना ही काम है कि एक्सेप्ट करना है डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक और उनको आगे लैंडिंग के लिए दे देना है. ज्यादातर ये कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं और शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं. नेक्स्ट वन है कि अब कमर्शियल बैंक्स में मैंने आपको 2 टाइप्स करवा दी थी, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक. तो पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिसकी मेजॉरिटी है स्टेक होल्ड की, पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मेजॉरिटी है, मींस मोर देन 50% हो गया है. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर मेजॉरिटी होती है पूरे स्टेक पे तो उसको हम बोल देते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स. अब आ गई है बात इंपीरियल बैंक क्या होता है. बच्चे इंपीरियल बैंक मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि इंपीरियल बैंक्स जो हैं वो इंपीरियल बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया था एसबीआई में. ठीक है, जो अलग अलग बैंक्स थे उनको हमने एक ग्रुप का नाम दिया, उसको हमने इंपीरियल बैंक बना दिया और इंपीरियल बैंक आगे चेंज हो गए थे 1955 में और इसका नेम आ गया था एसबीआई. ठीक है, और इसको जो एसबीआई के साथ इन्होंने जो भी इससे जुड़े हुए बैंक्स थे वो सारे के सारे फॉलो कर रहे थे एसबीआई को. नेक्स्ट वन है, अब नेशनलाइजेशन की बात हो रही है. नेशनलाइजेशन में सबसे पहले 14 बैंक्स थे, कमर्शियल बैंक्स थे, उनका नेशनलाइजेशन हुआ था इन 17 जुलाई 1969 के अंदर. फिर एक नेक्स्ट 6 कमर्शियल बैंक्स फिर नेशनलाइज्ड हुए थे, कब, 15 अप्रैल 1980 के अंदर. टोटल कितने हो गए हैं, 14 + 6
20 हो गए, बट हैं कितने, 19 है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो था वो मर्ज हो गया था पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया था। जब मर्ज हो गया था वो पीएनबी और जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया था वो दोनों एक बन गए थे। पहले दो अलग अलग बैंक थे, बट अब वन बैंक बन गया था, इसलिए इनको 14 प्लस 6 20 था, बट अब एक बैंक जो मर्ज हुआ था उसको हमने माइनस कर दिया, तो टोटल बैंक्स कितने हो गए हैं कमर्शियल जो नेशनलाइज्ड हुए थे, 19 कमर्शियल बैंक्स नेशनलाइज्ड हुए थे। अब ये तो बात सारी की सारी किसकी थी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की थी। अब मैं बात करती हूँ प्राइवेट सेक्टर की। जहां पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी तो वो तो था पब्लिक सेक्टर, बट जहां पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की हो जाएगी तो वो क्या बन जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बन जाएंगे। जैसे कि मोर देन 50% होल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जब 50% से ज्यादा इंडिविजुअल्स का होल्ड हो गया था तो उसको हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस नेम दे दिया था। अब बात आई थी इंडियन बैंक्स की। इंडियन बैंक क्या है, फॉरेन बैंक क्या है, जो मैंने आपको, हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है। मैं आपको ये सब शॉर्ट के अंदर वन वन लाइंस में आपको सारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम समझा रही हूँ। उसके बाद अब कमर्शियल बैंक है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको हम वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे। अब इंडियन बैंक है, नेम से ही पता चल रहा है, जो इंडिया में रजिस्टर्ड हुए वो इंडियन बैंक्स हो गए हैं। उसके बाद स्केड्यूल बैंक कौन सा होगा बच्चे, स्केड्यूल बैंक्स जो रजिस्टर्ड हुए थे इन सेकंड स्केड्यूल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का एक स्केड्यूल होता है, उसके सेकंड स्केड्यूल में जो भी रजिस्टर्ड हो गया था उसको हम बोल देते हैं स्केड्यूल बैंक्स। और इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो मोर देन 5 लाख और 5 लाख है, ठीक है। तो पेड अप कैपिटल 5 लाख और मोर है तो उसको हम स्केड्यूल बैंक का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट वन है नॉन स्केड्यूल बैंक्स। अब नॉन स्केड्यूल बैंक्स भी आरबीआई के सेकंड स्केड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हुए थे। जब रजिस्टर्ड हुए थे तो उनको हमने स्केड्यूल का नाम दे दिया, जब नहीं हुए तो हमने उनको नेम दे दिया नॉन स्केड्यूल बैंक्स। और 5 लाख और मोर देन 5 लाख है तो वो तो हो गया स्केड्यूल, तो इट मींस जो लेस देन 5 लाख होगा उसको हम नाम दे देंगे नॉन स्केड्यूल, मींस इसकी पेड अप कैपिटल जो है वो लेस देन 5 लाख है। क्लियर है? नेक्स्ट वन है फॉरेन बैंक। बच्चे जो बैंक्स इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुए थे वो तो हो गए हैं हमारे इंडियन बैंक्स। तो फॉरेन बैंक्स कौन से हैं, जो रजिस्टर्ड और जिनका हेडक्वार्टर है वो तो कहाँ है, फॉरेन कंट्री में, बट वो ऑपरेट जो है वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं, बट ऑपरेट देयर ब्रांचेस इन इंडिया। उनकी सारी की सारी ऑपरेशन जो वर्क्स है वो सारा इंडिया के अंदर हो रहा है, और हेडक्वार्टर और रजिस्टर्ड वो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, तो उसको हम नेम दे देते हैं फॉरेन बैंक्स। क्लियर है? जैसे आईसीआई नहीं, आईसीआईसीआई तो प्राइवेट बैंक्स हो गए हैं, प्राइवेट बैंक्स के अंदर ही आते हैं हमारा ये जो फॉरेन बैंक्स है। और सेकंड वन कौन सा था, इंडियन बैंक्स है। नेक्स्ट वन है रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो एस्टेब्लिश्ड हो गए हैं, कब हुए थे, 2 जुलाई 1975 के अंदर वो एस्टेब्लिश हुए थे, और इसका ऑर्डिनेंस पास होता है, ये सारा हमारा कि, और सबसे पहले ऑर्डिनेंस पास हो जाता है, उसके बाद फिर हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो ऑर्डिनेंस पास हुआ था 26 सितंबर 1975 को, बच्चे एस्टेब्लिश हुआ 2 अक्टूबर को, ईयर सेम है 75 एंड 75, बस डेट्स का चेंज है 2 अक्टूबर, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक्स जो है वो 2 अक्टूबर को हुए थे, ठीक है। और ऑर्डिनेंस का पास हुआ 26 सितंबर को। और नेक्स्ट वन है वो किसके अंडर हुआ था, आरबीआई एक्ट 1970 के अंडर हुआ था। नेक्स्ट वन है कि अब बैंक्स हैं कितने, 5 रीजनल रूरल बैंक्स हैं जो सेटअप हुए हैं, रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हा। जो नरसिम्हा जी थे उनकी चेयरमैनशिप के अंदर रीजनल रूरल बैंक्स का सारा सेटलमेंट हुआ था। तो ये कितने हैं टोटल जी, 5 रीजनल रूरल बैंक्स हैं। हम बात इसकी करें अब सारी रीजनल रूरल बैंक्स की। जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट में कितनी ऑनरशिप है, 50%, स्टेट गवर्नमेंट की है 15%, और स्पॉन्सर बैंक्स की है 35%। कई बार क्वेश्चन आ जाता है नेट यूजीसी का कि रीजनल रूरल बैंक्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ऑन्ड है, तो 50% हो गया, या ये बोल देते स्पॉन्सर बैंक्स का कितना ऑन्ड है, तो वो हो जाएगा 35% हो जाएगा। नेक्स्ट वन है
और जो रूरल सेक्टर्स को प्रोवाइड फाइनेंस करते हैं रूरल सेक्टर को, वो अंडर द गाइडेंस ऑफ नाबार्ड, क्योंकि नाबार्ड किस पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए है, और एग्रीकल्चर कहाँ होगा, हमारा रूरल सेक्टर के अंदर होगा। तो सो सिंपल कि पूरे का पूरा जो रूरल सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है वो अंडर द गाइडेंस ऑफ नाबार्ड हो गया है। अब आ गया हमारा कोऑपरेटिव बैंक। बच्चे कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उसको हमने आगे 3 टाइप से डिवाइड किया। फर्स्ट वन है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। जो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है वो विलेज लेवल पे है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज विलेज लेवल या हम बोल सकते हैं टाउन लेवल पे है। नेक्स्ट वन है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इट इज द लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड स्टेट लेवल। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेवल है वो प्राइमरी और स्टेट लेवल के बीच में एक लिंक का वर्क करता है। नेक्स्ट वन है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे जो है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो स्टेट लेवल पे वर्क करते हैं, और ये क्या है, सबसे हाईएस्ट लेवल है कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको शॉर्ट के अंदर आज इंडियन बैंकिंग सिस्टम का एक ओवरव्यू दिया है। अब हम वन बाय वन इन सब चैप्टर्स की डीपली स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आरबीआई का, कमर्शियल बैंक्स का पूरा डीप कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू।